बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमार अहमद जी। आज हम अपने अकाउंटिंग का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है और इसके क्वेश्चन आईकॉम पार्ट 1 में भी पूछा जाता है, बीकॉम में भी पूछा जाता है और एडीपी प्रोग्राम्स में भी ये चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बिजनेस में आप एसेट्स का नाम डिस्कस करते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, असासाजात जिसे हम कहते हैं। एसेट्स या असासाजात हम बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो उसकी मलकियत में होती हैं। जैसे कि बिजनेस के पास उसका कैश होता है, उसकी बिल्डिंग होती है, उसका फर्नीचर होता है, उसका स्टॉक होता है, ये सारे के सारे बिजनेस के क्या हैं, एसेट्स हैं। यानी कि आपने अगर बिजनेस को परफॉर्म करना है तो एसेट्स के बिना आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। ऑनर जो इन्वेस्टमेंट करता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो वो भी बिजनेस में जाके एसेट की फॉर्म में बनता है, जैसे कैश की फॉर्म में बनता है। आप उसी कैश से फिर फर्दर एसेट्स को परचेज करते हैं। विदाउट एसेट्स आप बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी लिहाज से एसेट्स को बेसिकली दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है करंट एसेट्स और एक है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए रूटीन में वो यूज़ हो रहे होते हैं और बार बार आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टॉक है, हमारा कैश है, डेटर्स है। और इनको कैश में कन्वर्ट करना भी ज़्यादा आसान होता है, ईजिली आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन्हें हम करंट एसेट्स का नाम देते हैं। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस में जब आप एक दफ़ा परचेज कर लेते हो तो वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म चलते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए वो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं। उनको आप अगेन एंड अगेन परचेज या बाय एंड सेलिंग नहीं करते, उनको हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। अब वो जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया कि फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब फिक्स एसेट्स को फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। एक इसको हम कहते हैं इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स, एक को हम कहते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट्स। अब जो इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना हम उनको देख सकते, ना छू सकते, ना महसूस कर सकते, लेकिन वो बिजनेस के एसेट्स जरूर होते हैं क्योंकि वो हमारी अर्निंग का सोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि गुडविल, जैसे कारोबारी साहब कहते हैं गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जब आपकी रेपुटेशन गुड होगी ना, जब आप मार्केट में उसको बेचेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू, जो मार्केट प्राइस है उससे हायर वैल्यू पे वो सेल हो रही होगी, लोग उसको परचेज करने के लिए धड़ाधड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस देने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों वो ज़्यादा प्राइस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। इसी तरीके से पेटेंट राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ये सारे के सारे फिक्स इनटैंजिबल एसेट्स जो कि बिजनेस में होते हैं, अर्निंग का सोर्स भी होते हैं, लेकिन ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास टैंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, व्हीकल। ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स होते हैं बिजनेस में यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए। जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं उसको बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिक्स टैंजिबल हो, चाहे वो फिक्स इनटैंजिबल हो। तो जब आप कोई भी फिक्स एसेट, चाहे वो टैंजिबल है चाहे वो इनटैंजिबल है, जब आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं तो यूज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स, अगर हम इन इनटैंजिबल एसेट्स को यूज करेंगे तो यूज करने से जो इनकी वैल्यू में कमी आती है उसको अकाउंटिंग में एक स्पेसिफिक टर्म यानी नेम दिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन। नाम देते हैं इसको अमोर्टाइजेशन। यानी अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि अमोर्टाइजेशन होता है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट्स ड्यू टू यूज। इस्तेमाल की वजह से मुसलसल उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो फिक्स टैंजिबल एसेट्स हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनको इस्तेमाल करने से भी इनकी वैल्यू में कमी आती है। जब इनकी वैल्यू में कमी आती है तो इसको जो स्पेसिफिक नाम दिया जाता है दैट इज डेप्रिसिएशन। क्या नाम बोला जाएगा इसको? डेप्रिसिएशन। यानी व्हेन वी यूज द वैल्यू विल डिक्रीज, यानी जैसे ही हम प्लांट को, फर्नीचर को, इनको यूज करेंगे तो इनकी वैल्यू हमेशा कम होगी। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ।
अगर आप मार्केट से एक मोबाइल फोन परचेज करते जा रही बात है, वो आपका एक एसेट और फिक्स टेंजिबल एसेट है। आपने उसको 30,000 का बाय किया मार्केट से, और आपने आफ्टर 2 या 3 मंथ उसको इस्तेमाल करने के बाद मार्केट में जब उसे सेल करने जाएंगे, क्या वो 30,000 का सेल होगा? कभी भी नहीं होगा। वो उससे हमेशा लेस प्राइस पे सेल होगा। फॉर एग्जांपल वो सेल हो जाता है आपके पास सपोज करें 25,000 का, 20,000 का। अब वो जो 30,000 से 25,000 में वैल्यू की जो डाउनफॉल आया, वो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि उसे आपने इस्तेमाल कर। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेप्रिसिएशन का बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली हमारा चैप्टर डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम इसमें सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को डिस्कस करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स को हमें डिस्कस इसमें नहीं करना। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो बेसिक वजूहात क्या है डेप्रिसिएशन आने की। ठीक है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन दो हैं हमारे पास, एक इंटरनल कॉजेज है और एक एक्सटर्नल कॉजेज है। इंटरनल का मतलब होता है कि जो उसके जो आपके पास एसेट होता है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अंदरूनी कोई वजूहात ऐसी होती है, कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, अब वो इंटरनल कॉजेज बेसिकली दो तरह की है, एक वियर एंड टियर है और एक डिप्लेशन है। वियर एंड टियर किसको कहते हैं? वियर एंड टियर का मतलब होता है तोड़ फोड़, यानी जब आप कोई एसेट को इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस्तेमाल करने से उसमें कोई टूट फूट होती है, फिर आप उसको रिपेयर करवाते हैं। रिपेयर करने के बाद जाहिर बात है वो एसेट वैसा काम नहीं करेगा जैसे पहले ओरिजिनल शेप में काम करता है। तो उससे क्या होता है कि उसे रिपेयर कराने से उसकी वैल्यू में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, एक मशीनरी के आप उससे पहले सिंगल शिफ्ट में यूज करते हैं, अब आपने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने उसको डबल शिफ्ट में यूज करना शुरू कर दिया। जब आपने उसे डबल शिफ्ट में यूज करना शुरू कर दिया तो मींस उसके अंदर उस मशीनरी के खराब होने के या टूट फूट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है आपके पास डिप्लेशन। डिप्लेशन बेसिकली जो ये एक डिक्रीज होता है, लेकिन ये वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर होता है। वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी आपके पास आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास आपके जंगलात, फॉरेस्ट हैं, आपकी मादनियात हैं जिसमें ऑयल है, गैस है, कोयला है, ये सारी की सारी, और नमक, ये आपकी मादनियात में शामिल होता है। जब आप इनको, ये भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन इनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं वेस्टिंग एसेट्स। ये एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जब इनको आप इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर इनकी क्वांटिटी में कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे आप सपोज करें नमक की कान है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी वैल्यू के साथ साथ, बल्कि उसकी वैल्यू जब उसकी क्वांटिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो नील हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ऑयल है, कोयला है, जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे तो इनकी क्वांटिटी में क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी, मादनियात खत्म होती जाएंगी। तो इसको हम नाम देते हैं डिप्लेशन। तो ये दो ऐसी वजूहात हैं जो कि अंदरूनी वजूहात की वजह से वैल्यू में या क्वांटिटी में कमी को हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन में बेसिकली बैरूनी फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स जो बाहर से इफेक्ट करते हैं किसी भी एसेट्स को, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है नाकारा हो जाना। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं कि हमने उन्हें परचेज किया, जैसे हमने परचेज किया पता चला कि उसके ऑपोजिट उसकी एक और अच्छी जो है ना फॉर्म में एक और चीज, उसके कंपेटिटर ने उसकी एक कॉपी निकाल दी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैंने एक मशीनरी परचेज की, सपोज करें 100,000 की, 1 लाख की मैंने मशीनरी परचेज की, पता चला मार्केट में एक और मशीनरी आई है जिसकी वैल्यू जो है वो 70 या 80,000 है। ठीक है, 70 और 80,000 है, लेकिन जो मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है उससे ज्यादा वो काम करती है, उसके फंक्शन भी और है, टाइम भी कम वेस्ट करती है, ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उस इंप्रूवमेंट की तरफ भागूंगा। मैं जो अभी मैंने परचेज की है उसकी जगह मैं उस मशीनरी को प्रेफर करूंगा। तो क्या हुआ कि जो मेरी नई वाली पुरानी मशीनरी थी जो मैंने 1 लाख की खरीदी, वो ऑटोमेटिकली नकारा हो गई। क्यों नकारा हो गई? क्योंकि उसकी बेहतर इंप्रूवमेंट्स में आ गई, उससे पहले यानी उसकी इंप्रूवमेंट की शक्ल में एक और नई मशीनरी आ गई जो मुझे ज्यादा आउटपुट देगी, तो मैं उसकी तरफ मूव कर दूंगा। लोगों का फैशन चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो पुरानी चीजें क्या होती जाती है? खराब होती जाती है, खराब नहीं बल्कि उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है। ठीक है, तो फिर हम नई चीजों की तरफ मूव, जैसे मोबाइल फोन है, आप पहले देखा होगा, पहले हम ज्यादातर वो बटन वाले मोबाइल फोन यूज करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है, टच टेक्नोलॉजी है, तो उसे क्या कर दिया? पुरानी टेक्नोलॉजी को रिमूव कर दिया, नकारा कर दिया, उसकी जगह उसने खुद को टेक ओवर कर लिया। तो इससे पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि हमारा जो नया उसकी इनोवेशन आ गई। ठीक है, तो इस वजह से भी
चीजें जो होती है ना वो वैल्यू खो देती है, जिसे ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। उसके बाद होता है इफ्लेक्स ऑफ टाइम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं चाहे हम उनको इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने लीज पे गाड़ी ली, सपोज करें 10,000 उसकी प्राइस थी, अब मैंने 10 ईयर के लिए वो लीज पे ली, तो इट मींस क्या है मैंने 10 साल बाद उसकी 10 साल बाद उसको मैंने रिफंड करना है। अब 10 साल मैंने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, मैं क्या करूंगा 10,000 को 10 पे डिवाइड करूं तो 1,000 मेरी डेप्रिसिएशन को उसने बन जाती है, यानी 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1000 पे कम हो जाएगी। चाहे मैंने उस कार को इस्तेमाल किया है या नहीं किया, लेकिन 10 साल बाद उसकी जो 10,000 से वो मेरे टोटली खत्म हो जाएगी, वो उसमें वैल्यू में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ इस्तेमाल करें या ना करें उसकी वैल्यू में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद एक्सीडेंट, अगर आपका कोई एसेट है, एक्सीडेंटली उसको आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, तो उससे एक्सीडेंट की वजह से उस एसेट्स पे कोई ना कोई खराबी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उससे भी क्या होगी, उस एसेट की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, नॉट इंटरनल, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो ये दो वजूहात हैं, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल में वियर एंड टियर और डिप्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक्सटर्नल में ऑब्सोलेसेंस, इफेक्ट्स ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है पेपर में कि वियर एंड टियर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करें, डिप्लेशन क्या होता है, वेस्टिंग एसेट्स किसको कहते हैं, ऑब्सोलेसेंस, इफेक्ट्स ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। ये आपसे 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, कि हमने जो डेप्रिसिएशन है वो वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए, कितनी वैल्यू उस एसेट में से कम होगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। तो 3 तरह के वो फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले होता है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, यूजफुल और एस्टिमेटेड लाइफ, उसके बाद स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट क्या होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट का मतलब होता है कि जिस प्राइस पे आपने उस एसेट को मार्केट से परचेज किया और उसको मार्केट से परचेज करने के साथ साथ आप जब तक उसको वर्किंग ऑर्डर में नहीं ले आते, उसके ऊपर होने वाले वो तमाम अखराजात भी उसकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वो मार्केट प्राइस में मैंने सपोज करके परचेज किया 100,000 का, 1 लाख का। अब उस मशीनरी को मैंने फैक्ट्री तक लेके आया और उसके बाद उसको मैंने इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन के ऊपर मेरे एक्स्ट्रा 30,000 उसके ऊपर कॉस्ट लग गई। तो इसका मतलब मेरा वो एसेट 1 लाख का नहीं है, 1,30,000 का हो गया। यानी उसकी मार्केट प्राइस के साथ उसके ऊपर होने वाले तमाम नेसेसरी एक्सपेंडिचर भी इस कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी, ये नहीं कहना जी वो मैंने 1 लाख का खरीदा है। जैसे हम मार्केट में जैसे बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जी, मैंने तो वहां पे जी फला मार्केट में गया हूँ, तो वहां से मुझे वो टी शर्ट जो है वो मुझे 200 रुपीज की पड़ी, और जो मेरी नजदीकी मार्केट थी वहां पे मुझे वो 300 की पड़ी थी। अब आप इस चीज को नोट करें, आप जो दूर अनारकली या मार्केट में गए वहां पे आपका आने जाने का 50 रुपए का पेट्रोल लग गया होगा, तो वो शर्ट को आपने 200 में परचेज किया, लेकिन आने ले जाने का आपका 50 या 100 रुपीज का आपका एक्सपेंडिचर भी हुआ, खर्चा भी हुआ, वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। तो इट मींस वो भी चीज 300 की पड़गी, चाहे वो आप यहाँ पे अपनी नजदीकी मार्केट से परचेज कर लेते हैं। सॉरी, कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट का मतलब मार्केट प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। उसके बाद है यूजफुल और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। यूजफुल और एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई एसेट परचेज करके लाते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं कि जी वो एसेट मेरे लिए कितने साल काम करने का काबिल होगा, कितने साल चलेगा, यानी उसकी वर्किंग लाइफ कितनी होती है। वर्किंग लाइफ डिपेंड करती है उसके इस्तेमाल के ऊपर। अगर आप एक एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूं कि अगर आप एक गाड़ी परचेज करते हैं और उसको खुद इस्तेमाल करते हैं, खुद ही ड्राइव करते हैं, तो इट मींस वो लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि आप बड़े केयरफुली उसको चलाएंगे, हर लिहाज से उसकी प्रॉपर केयर करेंगे, तो वो लंबे अरसे के लिए चलेगी। लेकिन अगर आपने उसी गाड़ी को एज अ उबर के लिए आप एक ड्राइवर रखते हैं और उबर पे चलाना शुरू कर देते हैं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगी, आप खुद नहीं ड्राइव करते बल्कि किसी ड्राइवर को दे देते हैं, तो वो उतनी केयर नहीं करेगा जितनी आप करेंगे, और अब वो गाड़ी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो ज्यादा चलेगी, इसका मतलब उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है, उसकी वर्किंग लाइफ कम हो जाएगी। तो मतलब कि अगर हम एसेट को अगर खुद इस्तेमाल, अब ये डिपेंड करता है कि उसकी वर्किंग लाइफ उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि अगर वो ज्यादा इस्तेमाल होगी तो वर्किंग लाइफ कम होगी, अगर
लाइफ उसकी ज्यादा होगी। एक और होता है ऑब्सोलेसेंस, जो हमने डिस्कस किया कि मैंने एक मशीनरी जैसे कि मैंने परचेज की मैंने उसको 1 लाख की परचेज करके वर्किंग लाइफ मैंने उसको करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू किया। पता चला कि मैंने अंदाजा लगाया था कि इसको मैं 5 साल चलाऊंगा, इस मशीनरी को 5 साल इसे वर्किंग करूंगा, लेकिन पता चला आफ्टर 2 ईयर एक और मशीनरी इन्वेंट हो गई, मार्केट में आ गई, जिसकी प्राइस भी कम, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा और टाइम वेस्टेज भी कम। तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरन मूव कर लूंगा उस मशीनरी की तरफ ताकि मैं ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। मैंने तो सोचा था 5 साल में इसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैंने 2 साल बाद इस मशीन को शिफ्ट कर दिया नई मशीनरी में, रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि एक नई इन्वेंशन आ गई। तो ऑब्सोलेसेंस, ये पुरानी मशीन ऑब्सोलीट हो। इससे भी आपको यूजफुल लाइफ का पता चलता है। तो इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी यूज किया। आपने वो टाइम की लेंथ डिसाइड करी जितने लिए वो प्रोडक्टिवली आपको यूज करेगी आपके बिजनेस ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद है स्क्रैप, सैल्वेज, ब्रेकअप वैल्यू, इसे हम रेसिड्यूल वैल्यू का नाम दे देते हैं। एक और नाम भी है इसका, रेसिड्यूल वैल्यू। ये बेसिकली वो वैल्यू होती है जब आपका एसेट मार्केट में जिस वैल्यू पे जब उसकी वर्किंग लाइफ एंड हो जाती है, वर्किंग लाइफ जब उसकी एंड हो जाती है, तो वर्किंग लाइफ एंड होने के बाद जब आप उसको स्क्रैप में बेच देते हैं तो उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। यानी कि वो प्राइस जब आपका एसेट उसकी वर्किंग लाइफ एंड हो गई, बिल्कुल नकारा हो गया, आपने क्या किया, उसको स्क्रैप में बेच दिया ताकि कुछ ना कुछ उससे कोई ना कोई रिकवरी जरूर होगी। कोई भी चीज याद रखिएगा नकारा नहीं होती, आप उसको कुछ ना कुछ बेचेंगे तो स्क्रैप में भी उसके पैसे मिलेंगे। जैसे आपने घरों में देखा होगा रद्दी होती है, आपने जो पढ़ लिए, जो रजिस्टर वगैरह आपके एक्स्ट्रा खराब हो जाते हैं, यूज कर लेते हैं, आप उसको रद्दी में बेच देते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, वो स्क्रैप में बेच होते हैं। इस तरह लोहे की बहुत सारी चीजें टूट जाती है तो आप उसको मार्केट में जाके या किसी रद्दी वाले के पास बेच देते हैं, स्क्रैप वाले के पास बेच देते हैं, उससे कुछ ना कुछ हासिल होता है। तो स्क्रैप वैल्यू, रेसिड्यूल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, वो वैल्यू जब आपका एसेट अपनी वर्किंग लाइफ एंड कर दे, खत्म हो गया, यानी वो आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, आपको और प्रोडक्शन नहीं देगा, लेकिन आपने उसको स्क्रैप में बेच दिया और बेचने से जो आपको वैल्यू है, जो प्राइस हासिल हुई है, उसको हम स्क्रैप वैल्यू का नाम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट्स के ऊपर होती है, उसके बाद इसकी कॉजेस क्या थी, उसके बाद हमारे फैक्टर्स कौन थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके डेप्रिसिएशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन को हमने एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करना है, इसकी वैल्यू को एवेल्युएट कैसे करना है, इसके कितने मेथड्स हैं, इन डिटेल इंशाल्लाह हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपका आंसर ढूंढ देंगे। हमारे स्क्रीन पे हमारा नंबर भी शो हो रहा है, अगर आपका कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप हमसे जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा जो स्पेशली अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।